विश्व अस्थमा दिवस पर दिखी जागरूकता। डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी ने बताया कैसे करें अस्थमा से बचाव। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर शाखा द्वारा 6 मई को मनाए जाने वाले विश्व अस्थमा दिवस के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान आईएमए कानपुर के अध्यक्ष डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी और वरिष्ठ डॉक्टर के साथ अस्थमा रोग के प्रति अहम जानकारी दी गई। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। तो आज वर्ल्ड अस्थमा डे पर हम लोग इस बात की जागरूक कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम है कि सभी के लिए इन्हेलर का उपचार आपको सुलभ करिए, यानी इजी एक्सेस टू इन्हेलर्स फॉर एवरी पेशेंट ऑफ अस्थमा। समाज में बहुत बड़ी ये भ्रांति है कि इन्हेलर जो हैं वो सेफ़ नहीं होते, वो एडिक्टिंग होते हैं, लेकिन इन्हेलर हर अस्थमा के मरीज़ के लिए फर्स्ट लाइन थेरेपी है और इसको सही ढंग से लेना, चिकित्सक से सही सीखना और अपने एक्टिव एस्थमेटिक अटैक, एक्यूट एस्थमेटिक अटैक से बचाव करना, ये आज हमारे उद्देश्य है कि हम अपने मरीज़ों में ये समझा सकें। मेरे साथ मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल के विभागाध्यक्ष, एक्स विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुधीर चौधरी है, डॉक्टर ए.के. सिंह रीजेंसी हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट है, डॉक्टर कुणाल साहे और डॉक्टर ए.के. मेहरोत्रा हैं। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर सुधीर चौधरी इस बारे में और हमारा ज्ञान बढ़ाएं। देखिए, मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि कई वर्षों से हम लोग विश्व अस्थमा दिवस मना रहे हैं और उसके वजह से हम लोग बहुत सारे लोगों से ये भ्रांति दूर करने में सफल हो चुके हैं कि इन्हेलर का इस्तेमाल कोई एडिक्शन नहीं करता। जैसे हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उससे हमें एडिक्शन तो नहीं हो रहा ना। उसी तरह से अगर हमारे शरीर को दवा की ज़रूरत है तो वो दवा कम से कम मात्रा में केवल इन्हेलर द्वारा ही दी जा सकती है। जो भी दवाई हम मुंह से खाते हैं, जैसे कि सिरप लेते हैं या गोली लेते हैं या कैप्सूल लेते हैं, वो पहले पेट में जाती है, फिर लिवर में जाती है, पूरी बॉडी में जाती है और इसका एक थोड़ा सा हिस्सा आपके फेफड़ों में जाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट दवा फेफड़ों में सही ढंग से ले लें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करती है और कम से कम खुराक, जैसा कि अभी आपने बताया कि मिलीग्राम के स्थान पर माइक्रोग्राम में दवा लेते हैं। और मेरे विचार से किसी भी प्रकार से कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता जिससे कि यदि आप अस्थमा की बीमारी झेलते हैं, वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स पैदा करती है रादर दैन ये दवाइयों के मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बल्कि इससे लोगों की, बच्चों में ग्रोथ भी अच्छी होती है, लोगों में कार्य भी अच्छा हो सकता है उसकी वजह से। तो किसी तरह की रुकावट नहीं आती, हिंड्रेंस किसी तरह की नहीं आती, तो इसलिए ये आवश्यक है। किस तरह से फैलता है, किस में बचाव किया जाए इसका? जी, फिर से सर। ये किस तरह से होता है अस्थमा, अब किस जी, में बचाव किया जाए? जी, ये उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि एलर्जी, जैसे वातावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं। डस्ट है, डस्ट दो तरह की होती है, घरेलू डस्ट और बाहर की डस्ट, जो सड़क की डस्ट होती है। और सड़क की डस्ट में आप जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं। जो भी ज़मीन में गिर रहा है, जो भी किसी तरीके से, मतलब आप चाहे सड़ी हुई सब्जी है या फूल हैं या कोई है, वो फैल रहा है, तो एक तो वो डस्ट हो गई। ऑटोमोबाइल्स का एग्जॉस्ट जो होता है वो काफ़ी हानिकारक होता है। इसके अलावा पॉलन ग्रेन्स या परागकण जो विभिन्न पेड़ों और फूलों से निकलते हैं, वो भी होते हैं। दूसरा, फंगल के स्पोर्स, फंगाई के या फफूंदी के स्पोर्स यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। तो ये जब अंदर जाते हैं तो हमारे बॉडी में एक रिसीविंग स्टेशन होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वो एंटीजन कहते हैं इनको हम लोग। तो एंटीजन जो है वो उनको एक्सेप्ट कर लेती है, हमारे फेफड़ों में, आँखों में से एक्सेप्ट कर लेती है, उसको फिर मेमोरी में ले जाती है। जो मेमोरी सेल्स होती हैं, जो उसमें चली जाती है, ये नेव लिम्फोसाइट जिसे कहते हैं, उसमें चली जाती है। 2-3 साल तो ऐसे सेंसिटाइजेशन होता है। फिर अचानक जब कभी वो एलर्जन जो आएगा तो है ही, वातावरण तो कभी साफ हो ही नहीं सकता पूरी तरह से। जब वो शरीर में अंदर जाता है तो दोनों में रिएक्शन होता है उस मेमोरी के हिसाब से, और उससे कुछ तत्व निकलते हैं, ल्यूकोट्राइन्स कहते हैं उन्हें, जिससे कि फेफड़ों में सूजन आ जाती है, सांस की नलियों में, और संकुचन आ जाता है।
तो ये एक कारण है। इसके अलावा जिनमें पेरेंट्स में या रिश्तेदारों में अस्थमा होता है, कुछ आनुवांशिक कारण भी होते हैं। कईयों में एक जो हमारे लिए एक एंटीबॉडी होती है जो शरीर की रक्षा के लिए बनी है, आईजीई, वो भी बड़ा भीषण रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से तकलीफ बढ़ जाती है। जी, इसके बचाव क्या है? इससे बचाव यही है कि देखिए, बचना तो बड़ा मुश्किल है, पूरी तरह से सबका बचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रदूषित क्षेत्रों में कम जाकर हम लोग इसको बचा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा बचने का उन लोगों को है जो प्रेग्नेंट वुमेन है। इसलिए अब आप कहें कि साहब अब मैंने नई फैक्ट्री खोली है, चलिए आपको पेंट की फैक्ट्री में घुमाना है। अब वो चली तो गई, लेकिन खास तौर से प्रेग्नेंट महिलाओं को एलर्जी से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी जो एलर्जी वो ले रही हैं, वो उनके बच्चे तक भी जा सकती है और वो पैदाइशी अस्थमा का मरीज भी बन सकता है। तो इसलिए एलर्जन से यथासंभव बचना चाहिए। और देखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में उन सब में जाते हैं, भाई जाना पड़ता ही है, तो फिर जो बच सके वो बचे, जो नहीं बच सकता उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। बस हमारे इंजीनियर्स जो हैं, वातावरण नगर पालिका के इंजीनियर्स वगैरह जो हैं, वो कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं कि जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो। ठीक, थैंक यू।